वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सीटेट साइंस में लास्ट में प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। इससे पहले हमने सारी थ्योरी कवर की, पेडागोजी कवर की, साथ में सारे प्रीवियस ईयर देखे पेडागोजी के साथ। तो उन सभी वीडियो के या प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, तो प्लीज़ उनको ज़रूर देखें। उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और बाकी लास्ट में जो बचा कुचा काम है वो आपके प्रैक्टिस सेट करेंगे, क्योंकि जो इनमें क्वेश्चन है ना वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड हैं। एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन हैं और यही क्वेश्चन इस तरह के या यही क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहने वाले हैं अगले सीटेट साइंस में। तो प्लीज़ इनको प्रैक्टिस सेट को बहुत बहुत ध्यान से देखें। सारे प्रैक्टिस सेट बार बार देखने हैं और रिवाइज करने हैं। बाकी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो मैं अलग से रिवीजन तो कराऊंगी ही। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द मेटल विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज वेल एज सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज। धातु जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाता है, ये हमें बताना है। देखिए वेरी रिएक्टिव मेटल जो होंगे वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर होंगे एल्युमिनियम और सोडियम, जो कि काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही जल्दी अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आंसर क्या होगा। देखिए सोडियम यहाँ पर आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो सोडियम है Na होता है ना, उसकी जब हम वाटर के साथ H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तब हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो है वो हमें मिलता है। तो यहाँ पर ये नहीं होगा। आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा, एल्युमिनियम। क्योंकि जब एल्युमिनियम की रिएक्शन हम किससे करा सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा सकते हैं, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, काफ़ी अमाउंट में जो हीट होती है ना वो प्रोड्यूस होती है, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। जनरली मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक एंड नॉन metallic oxide are acidic in nature. Solution of which of the following oxide in water will change the color of blue litmus to red. सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस का रंग जो है वो लाल कर देगा। अब देखिए जो एसिड होते हैं ना, जिनकी प्रॉपर्टी एसिडिक होती है वो क्या कर देते हैं, नीले को लाल कर देते हैं, और जिनकी प्रॉपर्टी बेसिक होगी वो क्या करेंगे, लाल को नीला करेंगे। तो जो मेटल होते हैं वो बेसिक होते हैं, तो इसका मतलब वो बेस हैं, तो वो लाल को तो नीला करेंगे। और यहाँ पर पूछ रही है, बात हो रही है किसकी, नॉन मेटल की, क्योंकि नॉन मेटल ही कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। और एसिडिक क्या होते हैं, जो ब्लू को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं, नीले को लाल कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हमें नॉन मेटल को छांटना होगा। अब देखिए कॉपर, आयरन और मैग्नीशियम, ये तीनों के तीनों आपके मेटल हैं और ये बेस हैं, और बेस में क्या होगा, लाल नीला होगा। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। क्योंकि जो सल्फर है ना वो आपका नॉन मेटल है, और इसकी करेक्टरिस्टिक कैसी होगी, ये आपका एसिडिक होगा, अम्लीय होगा, और अम्ल क्या कर देते हैं, नीले को लाल कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद कोल्ड वाटर विगरसली। निम्नलिखित में से किसकी ठंडे जल के साथ तीव्र अभिक्रिया होती है। देखिए यहाँ पर सीधा सा आंसर होगा सोडियम। जो सोडियम होता है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और इवन ये कोल्ड वाटर में भी बड़ी आसानी से रिएक्ट कर लेता है, क्योंकि ये मुलायम होता है, तो वहाँ पर आसानी से रिएक्शन हो जाती है। तो कौन विगरसली कोल्ड वाटर से तीव्र अभिक्रिया करेगा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ रेयॉन। निम्नलिखित में से कौन सा रेयॉन का एक स्रोत है, ये हमें बताना है। ये जो रेयॉन होती है ये हमें कहाँ से मिलती है, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। वुड का जो पल्प होता है, कास्ट की जो लुगदी होती है, जो वुड को तोड़ तोड़ के पीस पीस के उसका लुगदी बनाई जाती है, पल्प बनाया जाता है, वही यूज़ होता है आपका रेयॉन जो कपड़ा होता है उसमें बनाने में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है, वुड पल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विच इज़ अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। निम्नलिखित में से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का हमें यहाँ पर चयन करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मैंने बहुत बार बताया है। जो बेकेलाइट और मेलामाइन होती हैं ये आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती हैं। अगर इनको हीट दी जाती है, उष्मा दी जाती है, तब भी ये नहीं पिघलती। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, मेलामाइन। और अगर बेकेलाइट होता तो वो भी आंसर हो जाता। तो याद रखिए दोनों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, जो पिघलते नहीं हैं, जो अपनी शेप को चेंज नहीं करते। बाकी पॉलीथीन, पीवीसी, ये आपकी थर्मोप्लास्टिक होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द गैस रिलीज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड इज। डबल रोटी बनाने के दौरान उत्पन्न कौन सी गैस होती है। देखिए जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारे फूड का जो ग्लूकोज में बदल जाता है, वो उसके साथ रिएक्शन होती है, और क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। सेम ऐसे ही जब ब्रेड की प्रिपरेशन होती है, डबल रोटी की प्रिपरेशन होती है, तो वहाँ पर भी रिएक्शन के साथ इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच लीव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन लाइकेन आर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नोट्स में हमने बहुत अच्छे से देखा है इसको। लाइकेनों के भीतर सहजीवी संबंध बनाने वाले दो सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, एल्गी एंड फंगस, शैवाल और फफूंद। जो एल्गी होती है ना, ये फोटोसिंथेसिस में खाना बनाती है, और जो फंगस होता है ना, वो उसको रहने का स्थान और जो ज़मीन से पोषक तत्व होते हैं ना, वो एल्गी को देता है, और एल्गी इसको खाना देता है। तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं और यही आपकी सहजीविका होती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। तो लाइकेन में कौन से दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाकर रहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, एल्गी एंड फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड अ होस्ट सेल। निम्नलिखित में से कौन सा जीव केवल परपोषी कोशिका के भीतर ही जनन करता है? तो यहाँ पर सीधा सा आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वायरस, विषाणु। देखिए, जो विषाणु होता है ना, बाहर आउटसाइड द बॉडी उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे ही वो किसी बॉडी, जो लिविंग बॉडी है, उसके संपर्क में आता है, उसके कॉन्टैक्ट में आता है, तो उसके अंदर जाकर पहले तो वो एक ही होता है, लेकिन फिर वो रिप्रोड्यूस करके बहुत सारे बन जाते हैं। जैसे कोरोना वायरस है, तो ये वायरस है, विषाणु है। इनमें क्या होता है, ये बाहर कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे ये टेबल वगैरह पर अगर वायरस आएगा तो कुछ समय बाद, क्योंकि ये वहाँ पर रिप्रोड्यूस तो करेगा नहीं, तो कुछ समय बाद अपने आप वहाँ से मर जाएगा। लेकिन अगर ये किसी होस्ट की बॉडी के अंदर चला जाता है ना, तो वहाँ पर ये रिप्रोड्यूस करता है और सारे बन जाते हैं, और फिर अगर किसी और के संपर्क में आ गए तो फिर उसके अंदर रिप्रोड्यूस करेंगे। इस तरह से ये फैलता चला जाता है। तो जो वायरस होता है ना, वो किसी बॉडी के अंदर ही रिप्रोड्यूस करता है और कुछ समय के लिए इसलिए तो आइसोलेट कर दिया जाता है, ताकि जो होस्ट के अंदर जो वायरस है ना, वो मर जाए, किसी और तक ना पहुंचे। धीरे धीरे अपने आप क्या होगा, वो मेडिसिन के थ्रू क्या होगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। लेकिन अगर कोई और बॉडी के संपर्क में आ गया कोई व्यक्ति, तो वो जो वायरस है ना, उसमें चला जाएगा, फिर उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि वो वहाँ फिर से रिप्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से जो खाली होस्ट की बॉडी के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं, वो कौन होते हैं? वो वायरस होते हैं, और वायरस इसलिए ही बहुत खतरनाक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, विषाणु, यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट एसेंशियल टू ग्रो मेज। मक्का उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति अनिवार्य नहीं है? देखिए, जो मेज़ है, जो मक्का है ना, वो खरीफ क्रॉप होती है, गर्मी की क्रॉप होती है। जून जुलाई के टाइम पे उसको बोया जाता है। अच्छे अमाउंट में पानी चाहिए होता है, ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट भी चाहिए होता है, और गर्मी भी चाहिए होती है। तो वो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं जो आपकी खरीफ क्रॉप, जो क्रॉप होती हैं, उस टाइम जून जुलाई के टाइम पर उगाई जाती हैं। बाकी जो रावी क्रॉप होती हैं, वो आपकी विंटर क्रॉप होती हैं। अब देखिए, यहाँ पर लो टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी लिखा है, निम्न तापमान, इसकी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। ये असेंशियल नहीं है मेज़ को ग्रो करने के लिए, मक्का को ग्रो करने के लिए। बाकी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल तीनों चाहिए होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, निम्न तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गिवन बिलो आर स्टेटमेंट्स अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वीड ऑन क्रॉप प्लांट। फसल पर खरपतवारों के दुष्प्रभावों के बारे में नीचे कुछ कथन दिए हैं। अब देखिए, जो खरपतवार होती है, जो वीड्स होती हैं, वो क्या होती हैं? जब हमारी फसलों में, जब हमारी क्रॉप में अननेसेसरी के छोटे छोटे पेड़ पौधे या घास फूस जो है वो अगर उग जाती है, तो वो आपकी खरपतवार होती है। तो उसके बारे में बताना है कि कैसे ये हमारी क्रॉप को हार्मफुल इफेक्ट पहुँचाती है। दे इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग। जी हाँ, जब फसल की कटाई होती है तो उस समय ये व्यवधान डालते हैं, काटने में मुश्किल आती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। दे हेल्प इन क्रॉप प्लांट टू ग्रो हेल्दीली, ये यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि जब ये अननेसेसरी के पेड़ पौधे उग जाएंगे तो ये वहाँ पर उसको ग्रो करने में मदद नहीं करेंगे, बल्कि जो उसके पोषक तत्व हैं क्रॉप के, वो पानी वगैरह, जो जगह, जो लाइट वो ले रहा है, वो सब खुद भी लेने लगेंगे। तो यहाँ पर ये उनकी मदद नहीं करते। तो सेकेंड ऑप्शन तो गलत है। दे कम्पीट विद क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिशन, स्पेस एंड लाइट। जी हाँ, ये फसल के पौधों के साथ साथ जल, पोषकों, स्थान और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। मतलब ये भी लेने की कोशिश करते हैं, ये भी जल लेते हैं, ये भी लाइट लेते हैं, तो जिससे क्या होता है, क्रॉप पर प्रभाव पड़ता है। तो ये वहाँ पर कम्पीट करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। दे इफेक्ट प्लांट ग्रोथ। जी हाँ, ये पौधों की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर जो आंसर सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पहला भी सही, तीसरा भी सही और चौथा भी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। मृदा को ढीला करने और उलट पुलट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो आपकी टिलिंग एंड प्लोइंग कहलाती है, जुताई और हल चलाना। देखिए, जो शुरू में सॉइल होती है ना, मृदा होती है, वो काफ़ी टाइट होती है, तो उसको लूज़ करा जाता है, उसको ढीला करा जाता है, ताकि जो एयर है ना, वो नीचे तक सॉइल में बड़ी आराम से पहुँच सके। उनके जो सॉइल के पार्टिकल हैं वो लूज़ हो जाएँ, ढीले हो जाएँ, ताकि वहाँ पर हवा आसानी से जा सके। तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं?
हैं, टिलिंग और प्लोइंग कहते हैं, जुताई करना या फिर हल चलाना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ऑर्गेनिक मैन्योर। जैव खाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमें बताना है। देखिए, जैव खाद वो होता है जो प्लांट वगैरह का अपशिष्ट होता है, वेस्ट मटेरियल, या फिर जो एनिमल का वेस्ट मटेरियल होता है जैसे गोबर वगैरह, तो वो आपका ऑर्गेनिक मैन्योर है, नेचुरल खाद होता है। ठीक है, तो उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। जी हाँ, यह मृदा की जलधारिता क्षमता को बढ़ाता है। समय के साथ जैसे हम क्रॉप को उगाते हैं ना, तो जो सॉइल होती है ना, उसकी जो जलधारिता क्षमता होती है ना, वो कम होती चली जाती है। लेकिन जब हम उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर डालते हैं तो वो क्षमता बढ़ जाती है, ये बात सही है। इट हैज़ अ बैलेंस ऑफ ऑल प्लांट न्यूट्रिएंट, यही यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसमें सभी पादप पोषक संतुलित मात्रा में होते हैं। जी नहीं, सभी नहीं होते, कुछ चीज़ की कमियां होती हैं तो उनको पूरा करने के लिए इनको डाला जाता है, सभी बराबर मात्रा में नहीं होते। तो यही ऑप्शन यहाँ पर गलत है, बाकी सारे सही हैं। इट प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल। जी हाँ, ये ह्यूमस तो देता ही है, तभी वो ग्रो करते हैं, और ह्यूमस ही होता है वेस्ट मटेरियल, तो ये तो सही है। इट इम्प्रूव टेक्सचर ऑफ सॉइल, ये है मृदा की बनावट को बेहतर कर देता है, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि हमारा पेडागोजी से है। गुड साइंस एजुकेशन शुड बी ट्रू टू द चाइल्ड इम्प्लाइज दैट साइंस वी टीच शुड। अच्छी विज्ञान शिक्षा को बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए का अर्थ है कि वह विज्ञान जो हम पढ़ाते हैं को बी अंडरस्टैंडेबल टू द चाइल्ड, बच्चों की समझ में आने योग्य होना चाहिए, तभी वो शिक्षा कैसी है, ट्रू टू द चाइल्ड है, बच्चे के प्रति ईमानदार है। बच्चे कंफ्यूज होंगे ऑप्शन नंबर 1 में, रिलेट टू द एनवायरनमेंट ऑफ चाइल्ड। जी नहीं, उससे नहीं देखना है। एक अच्छी शिक्षा वही होती है जो बच्चे को समझ में आती है। जब ट्रू टू द चाइल्ड की बात हो रही है तो उस समय हम यही बोलेंगे, बी अंडरस्टैंडेबल टू द चाइल्ड, बच्चे को समझ में आने योग्य होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप पढ़ा रहे हैं, बच्चों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो वो कभी भी अच्छी टीचिंग नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, और ये अरेंजमेंट वाले, क्योंकि लेबोरेटरी होती है, ये प्रोसेस स्किल होता है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है जो कि हमारा प्रक्रिया कौशल प्रोसेस स्किल से रिलेट करता हुआ होता है। अंजलि आस्क्ड द फॉलोइंग टास्क टू बी परफॉर्म बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th while making an electromagnet not in correct sequence. Which one of the following is the correct sequence of task to be performed to achieve the desired result? अंजलि कक्षा 7 के शिक्षार्थियों को विद्युत चुंबक का निर्माण करते समय निम्नलिखित चरणों का निष्पादन करने के लिए कहती है, जो कि सही क्रम में नहीं है। तो वांछित परिणाम को प्राप्त करने के लिए निष्पादित किया जाने वाला सही क्रम कौन सा होंगे, ये हमें बताने हैं। देखिए, स्विच ऑन द करंट, ये जो स्विच ऑन द करंट है ये तो सबसे बाद में होगा, तो ऑप्शन नंबर बी तो सबसे बाद में ही जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में ऐसा है। बाकी देखते हैं। देखिए, सबसे पहले वो क्या करेगी, वाइंड अ कॉपर वायर टाइटली अराउंड द आयरन नेल, लोहे की कील के आसपास तांबे के तार को मजबूती से लपेटेगी, और उसके बाद जो उसके तांबे के दोनों तार के कोने होंगे ना, उनको कनेक्ट करेगी किसे, टर्मिनल ऑफ सेल से। कनेक्ट फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ द सेल, तार के सिरों को सेल के टर्मिनल से जोड़ेगी। उसके बाद क्या करेगी, कुछ पिंस को, क्योंकि उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देखना है, उसका प्रभाव देखना है विद्युत चुंबक का, तो वो कुछ पिंस लेकर आएगी और उसको उस कील के पास रखेगी, और उसके बाद सबसे लास्ट में वो क्या करेगी, करंट को, स्विच को ऑन करेगी और देखेगी क्या होगा। तो उस केस में जो कील होंगी ना, वो जो उसने पिंस रखी हैं, वो पिन जो है कील के पास आ जाएंगी, तो वहाँ पर विद्युत चुंबकीय देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही होगा। सबसे पहले सी, उसके बाद यहाँ पर डी होगा, फिर आपका ए होगा और सबसे लास्ट में बी होगा। तो यही सीक्वेंस है। और ये क्वेश्चन क्यों है इसमें पेडागोजी में, क्योंकि ये प्रोसेस स्किल को बताता है, प्रक्रिया कौशल को बताता है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में अधिक बल दिया जाना चाहिए। द नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 रिकमेंड दैट टीचिंग ऑफ साइंस एट अपर प्राइमरी स्टेज शुड एम्फेसाइज मैक्सिमम ऑन, किस पर विशेष रूप से जोर देना चाहिए, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करना। जी हाँ, यही होता है।
हेल्पिंग स्टूडेंट टू कनेक्ट क्लासरूम लर्निंग टू द लाइफ आउटसाइड द स्कूल। क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बाहर से ही कनेक्ट कर कर देखा जाता है। अगर कोई बच्चा सड़क पर फिसल रहा है तो उसको पता होना चाहिए वो घर्षण फ्रिक्शन की वजह से फिसल रहा है। तो इस तरह की चीज़ें, कोई बॉल अगर ऊपर जाती है तो वो नीचे आ रही है, क्यों आ रही है? ग्रेविटेशन की वजह से आ रही है। तो हमें जो क्लासरूम में पढ़ रहे हैं उसको बाहरी दुनिया से जोड़ना है, इसी चीज़ पर बल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपके 15 क्वेश्चन थे और मुझे लगता है सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है, शेयर सबसे ज़्यादा करेंगे। सभी लोग एक एक या दो दो लोगों को प्लीज़ शेयर ज़रूर करा करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।